शुरू करिए। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो मैं नेमा दर्पण के प्रतीक पुरुष श्री प्रभु नारायण जी नेमा और उनकी ऊर्जावान टीम को काव्यांजलि के पहले चरण के समापन और इसकी अपार सफलता पर बधाई देता हूं और इसमें शामिल सभी कवियों को भी बधाई देता हूं जिनकी कविताओं ने इस कार्यक्रम को इतना उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बनाया। 10 मई 2020 को नेमा दर्पण ने अपनी अन्य गतिविधियों के साथ प्रतिदिन काव्यांजलि लाइव का जब कार्यक्रम शुरू किया तो देखते ही देखते इसकी धूम मच गई। इन 2 महीनों में 63 अविरल लाइव काव्य पाठ हुए। इसे देश विदेश के लोगों ने देखा, इसका व्यापक रूप से सराहना हुई और चर्चा में रहा। यह सचमुच एक अभूतपूर्व और बेहद उत्साहवर्धक हमारा कार्यक्रम रहा। आज जब हम इस काव्यांजलि के समापन के बाद इसकी विकास यात्रा को देखते हैं तो हमें इस यात्रा में अनेक उपलब्धियां मिलती हैं, चमत्कृत करती हैं उनको जो हम देखते हैं और हमें वो प्रोत्साहित करती हैं आगे के कार्यक्रम के लिए, आगे की यात्रा के लिए। पहली और सबसे अहम उपलब्धि जिसका शायद किसी को आभास भी नहीं है वह है प्रतिदिन इस काव्यांजलि का संचालन, कवियों का चयन, उनसे संवाद, तारीख तय करना, उनको बताना, फिर उनको सूचित करना, उनके नखरे सुनना और सैकड़ों गैर ज़रूरी सिफारिशों को दृढ़ता से निरस्त करना। यह सब भी हंसते हुए कर जाना। ये काम किसी सहस्त्र बाहु से ही संभव था, लेकिन ये सब हुआ और निर्विघ्न संपन्न हो गया क्योंकि सबको विश्वास था कि प्रभु जी हैं तो मुमकिन है। उन्हें बधाई और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि उनकी अक्षय ऊर्जा बनी रहे और हमारे ये कार्यक्रम ऐसे ही आगे चलते रहें। इनकी दूसरी उपलब्धि इस कार्यक्रम की ये थी कि काव्यांजलि से समाज में छिपी अनेकानेक काव्य प्रतिभाएं प्रकाश में आईं और नई पीढ़ी के रचनाकारों में तो कविता लेखन के प्रति एक नए उत्साह का संचार हुआ, उनका मनोबल बढ़ा। इसीलिए मेरा नेमा दर्पण से अनुरोध है कि अगली श्रृंखला जल्दी से शुरू की जाए ताकि जो नई पौध हमारे सामने आ रही है उसका रोपा लगाया जाए। तीसरी विशेष उपलब्धि है महिला कवियों की संख्या में अप्रत्याशित उपस्थिति। होना भी चाहिए थी। यह युग नारी उत्थान का युग है। संयोग देखिए कि मातृ दिवस से ये शुरू हुआ कार्यक्रम पूरे दिनों कविता का विषय माता, स्त्री, नारी के जीवन और कोरोना के दिनों में जो एक स्त्री के ऊपर या और लोगों के दुखों में जुड़ते हुए संवेदना पर ये कार्यक्रम केंद्रित रहा। ये बड़ी बात थी, प्रसन्नता की बात है कि महिलाएं आगे आ रही हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आज 12वीं का रिजल्ट आया है, आप जानते हैं आज फिर इन लोगों ने बाजी मार दी। मुझे इन पर बहुत गर्व है और हम इन्हें बहुत बहुत इनका अभिनंदन करते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि कविता लेखन में नई पीढ़ी को सबसे ज़्यादा सक्रियता दिखाई। नई पीढ़ी ने बड़ी सक्रियता दिखाई, मैं भी आपके पीछे रहे। तो ये जो सक्रियता बताती है कि कविता पर नया काम हो रहा है। इन बच्चों की कई कविताओं ने मुझे चौंका दिया। ऐसे ऐसे लोग, इनके नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। अद्भुत कविताएं हैं, हम बड़े बड़ों की उन्होंने कान काट दिए। तो मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और उनसे कहता हूं कि खूब लिखो। मंच हमारे सामने है नेमा दर्पण का और समाज का नाम रोशन करो। 5वीं उपलब्धि ये है कि नेमा दर्पण ने हम सब कवियों को
ज़िंदगी में पहली बार लाइव शो पर आने का नया अनुभव कराया, इस तकनीक से जोड़ा और हम आगे किसी और जगह जाएं और लोग, ये बच्चे भी जाएं, तो इनके भीतर की एक झिझक, एक पहले का अनुभव बहुत बड़ी नींव होता है। ये व्यक्तित्व निर्माण में उनके बड़े काम आने का है। ये नेमा दर्पण को इसका जो है बधाई मिलनी चाहिए और धन्यवाद मिलना चाहिए। और छठवीं जो बहुत परोक्ष रूप से बड़ी उपलब्धि हमारी हुई कि इन 60 दिनों में घर घर में साहित्य ने प्रवेश कर लिया। साहित्य पर चर्चा होने लगी, बच्चे बूढ़े जवान घंटे भर 6 से 7 साहित्य और जीवन मूल्यों पर विचार करने लगे। पर्यावरण, कोरोना और जो विभिन्न विषय कविता के, वो अब घर घर में चर्चा और विचार मंथन के विषय बन गए। ये नेमा दर्पण ने संभव कराया जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। और 7वीं और सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये सभी कविता पाठ नेमा दर्पण की काव्यांजलि पटल पर उपलब्ध है, जिन्हें कोई भी कभी भी दोबारा देख सकता है। पिछले दिनों मैंने जब ये रिकॉर्डिंग दोबारा देखी, पढ़ी, सुनी, तो कुछ इनमें कवियों ने मुझे बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित किया, छुआ, और मैंने उनके नोट्स ले लिए। जब नोट्स लिए तो मैंने प्रभु जी से कहा कि मैं चाहता हूं कि भाई इन लोगों को एक बार फिर बताएं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, और लोगों को उससे शायद प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी बहुत अच्छे लेखन के साथ अगली बार आएंगे। निश्चित रूप से अगला जो सत्र है हमारा वो इससे बेहतर होगा। तो मैं ये नोट्स आज आपसे साझा करना चाहता हूँ। बड़े कच्चे कच्चे से हैं, बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई होंगी, तो एक तरह से ये एक विचार गोष्ठी भी है और काव्यांजलि का पुनर्स्मरण भी है। आप सब मेरा साथ दें। जिन लोगों को जिनकी कविताएं आपको याद आती जाए, जिनके साथ आप हों, तो मेरा उन लोगों का आप समर्थन करें, प्रोत्साहन संग में कमेंट्स के साथ करते जाएं, और मेरे जो विचार हैं उनके साथ आप विचार विमर्श करें और आगे के विचार लिखें। भाई 62 लोगों पर बोलना चुनौती भरा है, लेकिन मैंने नोट्स हैं, छोटा छोटा आप पर लिखूंगा, बहुत बात नहीं कर पाऊंगा। प्रसारण क्रम में जैसे जैसे प्रसारण हुआ है उसी क्रम में मैं ये एक कच्चा नोट्स आपके सामने पेश करता हूँ। 10 मई 2020 अर्थात मातृ दिवस की काव्यांजलि लाइव का प्रोग्राम शुरू हुआ। मातृशक्ति की प्रतीक प्रज्ञा नेमा और उनकी पुत्री काशवी नेमा नई दिल्ली ने संयुक्त रूप से इसे शुभारंभ किया। उन्होंने अपनी एक कविता से स्त्री जीवन की कठिन यात्रा के पड़ावों को पार करते हुए एक सार्थक परिणति पाने को यूं चित्रित किया। सारे रंगों को खुद में समेटकर कान्हा की बांसुरी से सुदर्शन चक्र बन जाती है, जब एक बिटिया उम्र दराज होकर पत्नी से माँ हो जाती है। प्रज्ञा की कविताओं में आज के समय और जीवन की गहरी समझ है और उसे व्यक्त करने के लिए भरपूर आत्मविश्वास भी है। इसीलिए उसमें अपार काव्य संभावनाएं मुझे स्पष्ट नजर आती हैं। हास्य व्यंग्य के सिरमौर और देश विदेश के सुपरिचित कवि श्री प्रकाश प्रलय ने काव्यांजलि कार्यक्रम का स्वरूप, उद्देश्य और उपयोगिता बताते हुए समाज के कवियों को इसमें भाग लेने के लिए जो आह्वान किया, उसी का फल है कि काव्यांजलि आज इतनी ऊंचाई पर पहुंची है। उन्होंने अपनी एक व्यंग्य कविता मम्मी ने बुलाया है सुनाई, जिसमें समाज में कविता के प्रति घटती अभिरुचि और जीवन में कविता की महत्ता को प्रतिपादित किया है। यह एक मारक कविता है जिसने कविता के प्रति हमारी सोच को हिला के रख दिया। इसी तरह महंगाई पर कटाक्ष करती कविता है तथा वृद्धाश्रम में माँ नामक कविताएं उनके मानवीय सरोकारों को स्पष्ट करती हैं। कविता में सच्चाई जब व्यंग्य का लिबास पहन कर आती है तो बहुत मुखर हो जाती है, और प्रकाश प्रलय के यहाँ ये बार बार होता है। दुबई में रह रहे फिल्मकार और मशहूर गज़लकार
सुधीर आज़ाद ने पहले परंपरागत इश्किया शायरी से युवा मन को उद्वेलित किया, फिर यथार्थ जीवन से जुड़ी नज़मों में ऐसे रिश्तों में बढ़ती हुई दूरियों के प्रति गहरी चिंता जाहिर की। वाकई उनकी नज़में दिल को मथती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। नए कवियों को मेरी सलाह है कि उनकी अनूठी अदायगी से उनको सीख लेना चाहिए। संतोष नेमा संतोष कविता की अनेक विधाओं में लिखते हैं और छंद व लय के सुपरिचित कवि और गायक हैं। उन्होंने बेहद सादे अंदाज में कोरोना पर दोहे सुनाए, साथ ही बुंदेली में कविता सुनाकर हमें गहरी भाषाई आत्मीयता से भर दिया। उनका यह दोहा आज पावस ऋतु में बड़ा प्रासंगिक है। इठलाकर जब भी चले शीतल सुमन समीर, इठलाकर जब भी चले शीतल सुमन समीर, मेघों की हो गर्जना गिरे मेघ की नीर। सचिन नेमा कविता मंच के सिद्ध हस्त कवि हैं। इसमें सचिन का हास्य व्यंग कौशल उनका बखूबी साथ देता है। उन्होंने जीवन की विसंगतियों की व्यंग प्रस्तुतियों से सबको प्रभावित किया। यद्यपि कविता का औचित्य समझाती उनकी यथार्थपूर्ण रचना उनके भीतर के जेन्युइन कवि को भी कहीं ना कहीं प्रमाणित कर गई है और उनसे हमें बड़ी आशा है। श्री राम वल्लभ जी गुप्ता एक वरिष्ठ और चिंतनपरक कवि हैं। इनकी कविताएं गहरी व्याख्या की मांग करती हैं। सभी कवियों की तरह आज के कोरोना काल के दुख और अवसाद से व्यथित होकर उन्होंने भी कविताएं सुनाई। साथ ही कोरोना के उपचार में लगे कोरोना योद्धाओं के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रशस्ति गान किया, जिनका सभी ने मुक्त हृदय से समर्थन किया। समर्थ गज़लकार सौरभ नेमा के परिष्कृत शिल्प और गज़ल में नई कहन से भरी गज़लों को सुनना सुखद अनुभव रहा। खुशी की बात है कि वे शिल्प और अंतर्वस्तु के स्तर पर निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि यहाँ युवा मन की भावनाओं का प्रतिबिंबन अधिक हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही अपने आसपास का विरोधाभासी संसार उन्हें सरोकार और प्रतिरोध की चेतना से रूबरू भी कराएगा। तब उनमें एक तेजस्वी शायर का उदय होगा। यह शेर मेरी इस बात का सबूत भी देता है। जिस्म को जिस्म की परछाई भी कम पड़ने लगी, जिस्म को जिस्म की परछाई भी कम पड़ने लगी, इतना तन्हा हूँ कि तन्हाई भी कम पड़ने लगी। उन्नत संवेदना और गहरी मानवीय चेतना से लैस कवि श्री आनंद नेमा की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जीवन की गहरी समझ है। अपनी कविताओं में वे संवेदना की ऐसी नक्काशी करते हैं कि कविता श्रोता की अपनी हो जाती है। यह कवि की सफलता ही है। उन्होंने एक शीर्षक विहीन कविता सुनाई जो संवेदनहीनता का रेशा रेशा खोलती है। बाजारवाद के हमले से हमारे जहन इस तरह सूख गए हैं कि दुनिया जहान से तो हम बतियाते रहते हैं, दुनिया की खबरें भी लेते रहते हैं, लेकिन अपने बिल्कुल करीब के व्यक्ति के सुख दुख से हमारा कोई वास्ता नहीं रह गया है। एक अन्य कविता जो प्रकृति के दोहन की चिंता से भरी है, प्रतिरूप नाम से, वह हमारे भयावह भविष्य की आशंकाओं की परतें खोलती है कि हम हतप्रभ हो जाते हैं। जरा सुनिए तो इन पंक्तियों को। जब आखिरी चिड़िया भी धरती को अलविदा कह चली जाएगी, जब आखिरी चिड़िया भी धरती को अलविदा कह चली जाएगी किसी नई दुनिया में, तब उसी के साथ चले जाएंगे महकते फूल, डाल पर पके फल। ठीक उसी तरह से सकते हुए नदियाँ भी तोड़ देगी दम, पर हम मना रहे होंगे जश्न, चिड़िया, फूल, नदियाँ, फल के प्रतिरूपों के साथ। संभव है तब हम नहीं होंगे, होगा हमारा भी प्रतिरूप। अभिषेक नेमा के पास ऊर्जा भी है और प्रभावशाली लहजा भी। उनकी सुट्टा जैसी कविता सामाजिक चेतना को जागृत करती है। उनके एक मार्मिक गीत की ये पंक्तियाँ सुनिए कि भूखे निर्धन वो बेचारे, भूखे निर्धन वो बेचारे गांव अपने चल पड़े हैं, भूखे निर्धन वो बेचारे गांव अपने चल पड़े हैं,
सूर्य चंदा के सहारे। भोले प्रसाद नेमा हर्रे ने बड़ी भावपूर्ण कविताएं सुनाई। उनका सस्वर गजल पाठ विशेष रहा। आंचलिक लहजा लिए उनकी कविताएं बेहद आत्मीय और जमीन से जुड़ी हुई लगी। इनमें ग्राम्य जीवन का सुखद स्पर्श था। इस जगत में कविता हर जगह उपस्थित है, बस हमें उसको छूकर महसूस करना आना चाहिए। सत्यम नेमा ने यह बात बड़े मार्के की कही। उनकी नर्मदा पर तथा पिता पुत्र संवाद कविता भी बड़ी मार्मिक रही। अपनी व्यंग्य कविताओं, सत्यम आप आए हैं, सुन रहे हैं क्या? इस जगत में कविता हर जगह उपस्थित है, बस हमें उसको छूकर महसूस करना आना चाहिए। सत्यम नेमा ने यह बात बड़ी मार्के की उनकी कविता पर तथा पिता पुत्र संवाद कविता भी बड़ी मार्मिक रही। अपनी व्यंग्य कविताओं से उन्होंने यह भी समझाया कि कविता को जीवन की सतत आलोचना करते रहना चाहिए। ब्रजेश नेमा ने अपनी बुलंद आवाज में लघु कथा का आकर्षक पाठ किया। उनकी लघु कथाओं में यथार्थ की अंतर्विरोधी विसंगतियां और विडंबनाओं का उल्लेख मिलता है। ब्रजेश की अंतिम यात्रा नामक लघु कथा बेहद प्रभावशाली रही और हमें सोचने पर विवश करती है। कवि मनीषा नेमा की संवेदनाओं में यहाँ कवि में लिंग नहीं रख रहा हूँ। बड़े बड़े महान ग्रंथों में कभी भी कवि स्त्री और पुरुष नहीं होते, कवि कवि होता है, मानवीय संवेदना। ये बात मैं हमेशा अपनी किताबों में लिखता हूँ और ये मान्यता है कि कवि कवि होता है। जो कवियत्री लिखते हैं वो कहीं ना कहीं एक और भेद पैदा करते हैं, इसलिए मैं कवि ही कहता हूँ। मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूँ, कवि मनीषा नेमा की संवेदनाओं का कैनवास इतना व्यापक है कि उसमें जीवन के ज़्यादातर रंगों को अपने लिए जगह मिल जाती है। अपनी कविताओं के लिए उनके पास सुंदर शब्द संयोजन की कला भी है। शब्द संयोजन कविता का एक विशेष गुण होता है। कविता क्या है ये बताती हुई उनकी एक कविता उल्लेखनीय है, इसे अवश्य सुनना चाहिए। मनीषा ने कोरोना पर हुए 3 लॉकडाउन पर 1, 2, 3 क्रम से परिदृश्य चित्रित किए जो उनकी काव्य क्षमताओं को सिद्ध करते हैं। मजदूरों के पलायन पर एक भावनापूर्ण कविता के ये शब्द मेरे कानों में आज भी गूंज रहे हैं। पाँव के छालों ने सड़क पर एक इबारत लिख दी है। पाँव के छालों ने सड़क पर एक इबारत लिख दी है। भूख और प्यास ने जिंदगी में जहालत लिख दी है। वाह! वरिष्ठ कवि विजय नेमा अनुज ने जीवन के विविध विषयों पर अपने बेहतरीन गीतों का पाठ किया, जिसमें माँ अमर धरोहर जीवन की, सुन अतीत कुछ बोल रहा है और पतवार तुम्हें दे जाऊंगा जैसे बड़े सार्थक गीत उन्होंने सुनाए। उनकी एक गज़ल, जो गज़लें भी वो लिखते हैं, उनकी गज़ल के ये शेर भी गौरतलब रहे। रोशनी लेके आना था जिनको यहाँ, रोशनी लेके आना था जिनको यहाँ, जिंदगी में अंधेरे वो भरने लगे। घर में कैसी घुटन ने ये घर कर लिया, घर में कैसी घुटन ने ये घर कर लिया, खिलखिलाहट के स्वर भी अखरने लगे। व्यंग है। डॉक्टर अनिल नेमा ने अपनी व्यंग्यपूर्ण कविताओं से सभी को आनंदित कर दिया। उन्होंने अपनी लोक बोली में सस्वर कविताओं का भी पाठ किया जो सबको अपना सा लगा। मुझे उम्मीद है कि वे अपनी कविताओं में और विस्तार करेंगे। मुझे लगता है कि एक विराम लेता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट्स किए हैं। भाई रामेश्वर नेमा, विजय नेमा, अनुज, प्रज्ञा, आनंद नेमा, आप आए हुए हैं। एक तरह की हाजिरी भी मैं देख रहा हूँ कि कौन है। आयुषी, बहुत अच्छा बेटा। विष्णु प्रसाद जी, नीर, ममता, संगीता जी, मंजूषा जी, अजय तुलसी भाई, वाह! आपका होना बहुत ज़रूरी है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भी आपके संग चाहिए। अमन, संध्या भाभी, प्रभु नारायण जी, तो जय हो आपकी, सल्यूट। रुचिता, तुम्हारी तो आज मैं खिंचाई करूँगा। संतोष नेमा, सत्यम नेमा, सत्यम है ना? चलिए। और मधुर नेमा जी, बीना नायक, संजय नेमा, आदित्य नेमा, सिद्धार्थ भाई,
सिद्धार्थ, आपने बहुत मेहनत की है, इसके लिए आपको अलग से बधाई और धन्यवाद। संतोष नेमा, अनीता, अनुज, डॉक्टर संगीता जी, क्षितिज, निशा जी, प्रकाश नेमा, सीमा नेमा और संजय कांत नेमा जी, आशुतोष, चंद्रमोहन नेमा और गायत्री भाभी, मैं आप सबका प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साह देने के लिए एक विराम भी मैंने लिया और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आप सुने इन छोटे बच्चों को लिए इसमें एक रेशो अनुपात देखिए, 20 के करीब करीब नवांकुर हैं, 20 के करीब वरिष्ठ हैं और 23-24 महिलाएं हैं। तो अनुपात में जो है इस देश का भला होने वाला है और आप लोग संभाल लीजिए इस कविता, साहित्य और संस्कृति के इस समय को। उत्तम मेहता उत्तम बांसवाड़ा के एक युवा शायर हैं। गज़ल का उनका अंदाज निराला है और वे उर्दू की परंपरागत शायरी से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। प्रेम और रिश्तों की मधुरता को खोलते उनके अनेक शेर हमें आनंदित भी करते हैं और कहीं ना कहीं एक नया आयाम भी पेश करते हैं। फिर भी उनसे यथार्थ की ज़मीन पर हम शेर लिखने के लिए अपेक्षा भी करते हैं और अनुरोध भी करते हैं। मंजूषा कटलाना की कविताएं उनकी सामयिक चेतना को उजागर करती हैं। कोरोना पर उनकी कविता गहरी संवेदना से उपजी है। एक मजदूर घर लौटकर जब तय करता है कि लौट आया तो ये गांव मेरे, अब वापस न जाऊंगा, धरती का बेटा बनकर अब धरती को उपजाऊंगा। इसी तरह उनकी श्रमिक पर एक चिंतन परक कविता भी उल्लेखनीय कविता है। उनकी स्पष्ट काव्य दृष्टि और बेबाक अभिव्यक्ति, बुलंद अभिव्यक्ति उनमें एक उज्जवल व प्रखर कवि की सभी संभावनाएं उजागर करती है। वरिष्ठ कवि गीता प्रसाद नेमा बैकुंठपुर ने धर्म, अध्यात्म और भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति पर कविताएं पढ़ी। इसमें उनकी संगीतमय प्रस्तुति एक विशेष आकर्षण का विषय रहा। अजय नेमा मीत राम काव्य से ओतप्रोत अपने कवि को उसी में तन्मय पाते हैं। वे जीवन में सदाचरण और आदर्श मानवीय मूल्यों का संरक्षण राम काव्य की अंतर्वस्तु से संभव वे जीवन में सदाचरण और आदर्श मानवीय मूल्यों का संरक्षण राम काव्य की अंतर्वस्तु से संभव बनाने का आह्वान करते हैं। मानस एक महान युग कृति है और हमारे युग का ग्रंथ है। इसमें जीवन की संपूर्ण जो संहिता इसमें मिलती है, एक आदर्श संहिता मिलती है। ये हमें निरंतर प्रेरणा देती है और ये इसके एक प्रतिनिधि कवि हैं। मानस मंडल की सक्रियता ने उन्हें बहुत आकर्षक प्रस्तुति कला दी है। कविताओं का तरन्नुम से पाठ हृदय स्पर्शी बनाता है। यह उन्होंने सिद्ध भी किया कि घंटे भर के इस कार्यक्रम में सब लोग उन्हें जैसे मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। श्वेता नेमा द्वारा प्रस्तुत कविताएं समाज की विसंगतियों को सूक्ष्मता से उजागर करती हैं। उनकी एक अनुभूतिजन्य अर्थपूर्ण कविता का यह अंश देखिए। जीवन के गलियारे में हमने खिलते ढलते रंगों का सैलाब देखा, सुख और दुख के तराजू पर पानी के बुलबुले सी खुशियाँ तो कहीं गमों का पहाड़ देखा। कन्या भ्रूण हत्या पर भी उन्होंने एक बेहद मर्मभेदी कविता समय सुनाई। उनकी कविताओं का जो ओज है, जो तेज है, जो गुण है, वो बेहद प्रभावशाली है। इन कविताओं को आप वीडियो रिकॉर्ड पे ज़रूर पढ़ें एक बार फिर। कविता नेमा आदेगांव के कविता पाठ की विशेष बात यह भी रही कि उन्हें सुनने वाले उस रोज़ सबसे ज़्यादा उपस्थित थे। ये खुशी की बात थी। सहज सरल शब्दों में उनकी कविता आकर्षित भी करती है। कविता क्या है यह बताती उनकी कविताओं की पंक्तियाँ देखिए, कितनी उल्लेखनीय है। भावों की धार है, शब्दों का बांध, कल्पना का सागर, मन है खिवैया, सपनों की नाव है, साफ दिल का
उन्मुक्त आकाश है कविता। ये कविता की बहुत अच्छी नई परिभाषा। नीरज नेमा मनमौजी हर्रई स्वयं को ऊर्ज का कवि कहते हैं। वे ऊर्जावान हैं, युवा हैं और कविता लेखन की ओर अग्रसर हैं। इसलिए मेरी राय है कि उन्हें कविता लेखन को जीवन के सौंदर्य की तलाश के रूप में देखना चाहिए। आदित्य नेमा मेघ का कविता के प्रति उत्साह देखने लायक है। उन्हें निस्संदेह अभी लंबी यात्रा करनी है। प्रेम कविता का शाश्वत विषय है, किंतु उनकी अभिव्यक्ति में नवीनता से ही रचनात्मक आ सकती है। मैं उनसे अभी और उम्मीद करता हूँ। डॉक्टर पवन नेमा छिंदवाड़ा के बहुआयामी प्रतिभावान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने कोरोना योद्धाओं को सलाम करती हुई एक अनुकरणीय कविता का पाठ किया। अन्य विषयों में उन्होंने समाज का पिछड़ापन, भूख आदि पर बेहद सार्थक कविताएं सुनाई। उनमें भारतीयता का पुट कूट कूट कर भरा हुआ है। वो बेहद प्रेरक व्यक्तित्व और कवि के रूप में हमें याद आते हैं। राजेंद्र नेमा क्षितिज एक वरिष्ठ और चर्चित गजलकार हैं। इनकी गज़लें व्यवस्था की विद्रूपता का खुलासा करती हैं तथा आज के समय की सच्चाई और सच्ची तस्वीर पेश करती हैं। वे आज के यथार्थ को अपनी गज़लों में पूरी कलात्मकता से पिरोते हैं। गज़लों में सादगी, सरलता और संप्रेषणीयता है। वानगी के तौर पर गज़ल के ये 2 शेर देखें। अपनेपन की सुख भरी वो छाँव लौटा दो हमें, अपनेपन की सुख भरी वो छाँव लौटा दो हमें, ओ शहर वालों हमारा गांव लौटा दो हमें। और कह रही हैं आज आहत आस्थाएं चीख कर, कह रही हैं आज आहत आस्थाएं चीख कर, या गला भी काट लो या पाँव लौटा दो हमें। बहुत खूब। कमल नेमा अनेक वर्षों से क्षणिका लेखन के लिए मशहूर हैं। क्षणिका वह लघुकथा होती है जो हमारी चेतना को नई चमक देकर प्रकाशित कर देती है। उनकी क्षणिकाएं इसका उदाहरण हैं। यह क्षणिका देखिए। एक निर्दोष ने फांसी पर चढ़ते हुए बताई अपनी अंतिम इच्छा, कानून जो है अंधा दे दें उसे आंखें मेरी। वाह। एक निर्दोष ने फांसी पर चढ़ते हुए बताई अपनी अंतिम इच्छा, कानून जो है अंधा दे दें उसे आंखें मेरी। प्रवीण कटाक्ष है इसमें। प्रवीण और प्राची नेमा यानी पिता और बेटी की संयुक्त प्रस्तुति बेहद सराहनीय रही। उन्होंने कोरोना पर संवेदनशील और ताकतवर कविता पेश की। उनकी करचरा बीनते गरीब बच्चों के प्रति संवेदनापूर्ण कविता हमें झकझोर देती है। इतनी कम उम्र में इतनी सार्थक कविताएं। प्राची के भीतर की जागृत कवि की उज्जवल झलक हमें दिखलाती है। देश के शहीदों को याद करती उनकी कविता हमारे देश की सांस्कृतिक एकता और भाईचारे की परंपरा का पुरजोर आह्वान करती है। हम उनसे इसी तरह की और कविताओं की अपेक्षा और उम्मीद आशा बनाए रखेंगे। युवा कवि निकेत नेमा के पास भावों का भरा पूरा भंडार है, जिसे अभी स्पष्ट राह पाना है, उसे तरतीब भी देना है। अपनी अनुभूति को बेहतर अभिव्यक्ति में तब्दील करने के लिए उसे अपने समकालीन साहित्य को पढ़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही निकेत की भाव कविताओं को एक सार्थक अभिव्यक्ति मिलने लगेगी और उनमें नवीनता आएगी। ठीक निकेत है क्या? और मेरी बात मैं अपनी बड़ी संजीदा सलाह के रूप में दे रहा हूँ। बुरा नहीं मानना, अभी बहुत लंबा चलना है। बच्चों को जो मैं एक तरह की सलाह दे रहा हूँ उससे उनको बुरा ना लगे कि उन पर मैंने बहुत प्रशंसा नहीं की। वो अभी प्रशंसा उनकी हमने बचा के रखी है। उनकी उनकी प्रशंसा उन्हें कुछ वर्षों बाद मिलेगी। स्कूल में अक्सर टीचर डांट के इसीलिए तो बच्चों को बेहतर बनाने के लिए उम्मीद लगाए रखता है। बांसवाड़ा से नेहा गुप्ता एक परिपक्व और व्यापक दृष्टि की कवि है। उन्हें नेमा दर्पण काव्य प्रतियोगिता का पहले प्रथम पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। उनकी वह पुरस्कृत कविता
कौन हूँ मैं, सचमुच स्त्री अस्मिता को परिभाषित करती विराट कविता है, सर्वभौमिक कविता है, लंबी कविता है। इसलिए यहाँ मैं उसे उद्धृत नहीं कर पा रहा हूँ और करना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रत्येक से ये कहूँगा कि नेहा की यह कविता वे अवश्य पढ़ें। चाहें तो नेहा इसे अलग से वीडियो बना के नेमा दर्पण पर डालें, लेकिन ये कविता बार बार प्रत्येक स्त्री और पुरुष को पढ़ी जानी चाहिए। मेरी गुरु मेरी जिंदगी ही भी उनकी एक प्रेरक कविता है। कोरोना पर एक हास्य व्यंग और हल्की फुल्की कविता ने एक नया ताज़ा रंग भरा उनके प्रस्तुति में। वो बहुत अच्छी शायरा भी हैं, उन्होंने शायरी के अशार भी पेश किए और संबंधों की स्निग्धता को भी इस पूरी प्रस्तुति में एक बेहतरीन ढंग से पेश किया। उनकी कविता में जो काव्य वैविध्य है वो आकर्षित करता है, इसलिए मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ। कविता ठीक लग रहा है नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक चल रहा है। सही है ना? ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा जी। कविता वह जादू है जो दिलों को रोशन करता है। इसमें स्पार्किंग होती है, बिल्कुल जैसे बिजली की कौंध होती है आकाश में। इस संदर्भ में आयुषी अनादि नेमा की आत्मविश्वास से भरी काव्य प्रस्तुति हमें चौंकाती है। उनकी अनेक कविताओं में संबंधों की स्निग्धता का स्पर्श मिलता है। माँ बिटिया पर लिखी कविताएं बेहद मर्मस्पर्शी हैं। उन्होंने शहर से पलायन करती मजदूर महिला को लेकर एक बेहद मार्मिक कविता सुनाई। जरा उनकी ये पंक्तियां तो देखिए। तलवे में छाले उभर आए फिर भी चलने को मजबूर है। मैं उनके लहजे में नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि उनकी ये अपनी कविता है। तलवे में छाले उभर आए फिर भी चलने को मजबूर है। अपने जख्मों को खुद सिले ये घायल मजदूर है। लहूलुहान पाँव पर वह कैसे ढाढ़स का लेप मले। लहूलुहान पाँव पर वह कैसे ढाढ़स का लेप मले। जब अंतर मन से जाने है कि गांव अभी दूर है। सच्चा कवि वही है जो दूसरे के दुख से दुखी हो, और अनादि यह हमें साबित करती है। दरअसल कविता वह चित्र है जो रंगों से नहीं शब्दों से चित्रित किया जाता है। संदीप यहाँ हैं और मैं उन्हें संबोधित करता हूँ। दरअसल कविता वह चित्र है जो रंगों से नहीं शब्दों से चित्रित किया जाता है। युवा कवि संदीप नेमा ने समकालीन नगरीय यथार्थ को पूरी चित्रात्मकता से व्यक्त किया है, जिससे उनका संवेदनात्मक प्रभाव श्रोताओं के दिल की गहराई में उतर जाता है। पंक्तियां देखिए। मेरा सारा शहर खामोश है, रास्ते खामोश हैं, खेल का मैदान खामोश, बचपन खामोश, मंदिर मजीरे मस्जिद की पानी का घड़ा खामोश। एक बेहतरीन चित्र। भय और अवसाद के इस दौर में युवा कवि रुचिता नेमा के पास हिम्मत और हौसला देती कविताएं हैं, जिनकी आज बेहद ज़रूरत है। सच तो यह है कि उनकी कविताएं किसी भी हाल में हार मानने को तैयार ही नहीं है। दरअसल ये जीवन के प्रति गहन आस्था की कविताएं हैं। महानगरीय जीवन के अकेलेपन पर लिखी उनकी एक कविता की पंक्तियां यहाँ देखिए। अजीब कश्मकश जिंदगी, खाली हाथ जाने को, किस माटी की काया को, उस अनदेखे को पाने को। एक प्रश्नाकुलता है यहाँ। सूर्यांश नेमा ने पौराणिक पात्रों को केंद्र में रखकर अपने सधे कंठ से अनेक मधुर गीत गाए, जिनका सबने भरपूर आनंद लिया। अगर वे नियम से रियाज करें तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन गायक के रूप में उभर कर आएंगे।
राजेश नेमा नरसिंहपुर ने जीवन के सबसे मधुर भाव प्रेम पर जो कविताएं सुनाई कि सबका मन मोह लिया। वास्तव में प्रेम और करुणा कविता का प्राण तत्व होता है, लेकिन आज की कविताओं में यह तत्व लगातार कम होता चला जा रहा है। उन्होंने इसकी भरपाई की, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। पुष्पा नेमा जबलपुर एक संवेदनशील कवि हैं। उन्होंने अपनी देशज भाषा में भ्रूण हत्या पर, महंगाई और केरल में मूक प्राणी हाथी की निर्मम हत्या पर जो चिंता व्यक्त की, वो सामयिक नहीं, एक बहुत बड़ी गहरी एक प्रवृत्ति को संकेतित करती है। ये बहुत मार्मिक कविताएं हैं। हमें बार बार इसकी ओर सोचना और इस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है। उनकी ये कविताएं बड़ी आत्मीय हैं, हमें अपनी सी लगती हैं। व्यापक फलक पर देखी जानी चाहिए इस तरह की कविताओं को। कवि किसी एक घर, एक गांव, एक समाज का नहीं होता, संपूर्ण मानव समाज की चिंता करता है। अतः ये दूसरे के मन की पीड़ा को छूने वाली व्यापक कविताएं हैं। श्री राम नेमा हरदा पेशे से एक पत्रकार हैं और जिंदगी की हकीकतों से दो चार दिन भर होते रहते हैं। वे अधिक भावुक चाहे कभी इसलिए नहीं हो पा रहे। कविता के प्रति उनका जो प्रेम है वो अवश्य है, किंतु गद्य उनकी कलम से शायद अधिक मारक होकर निकलेगा। लेकिन कविता में भी उनके प्रयास हमें उनकी ओर अपेक्षा के रूप में देखना है और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो बहुत व्यापक विषयों को लेकर अपनी कविताएं आएंगी। कथा और कविता की संयुक्त प्रस्तुति का एक अनूठा प्रयोग हुआ, जिसमें अर्चना नेमा जी ने कहानी पेंशन और दूसरी कहानी का पाठ किया तथा उनके बहुत प्रतिभाशाली पुत्र अमोघ नेमा ने, जो संभवतः सबसे बेहतरीन कवि और संभावनाशील कवि के रूप में रेखांकित किया जाना चाहिए, अमोघ नेमा ने इस तरह की कविताओं को अपनी प्रभावशाली शैली में पेश किया। अमोघ की आत्म संवाद की शैली में कविता मैं बदल रहा हूँ और मैं बुद्ध का अंश हूँ उत्कृष्ट रचनाएं रहीं। अमोघ में सोच का स्तर और कल्पना की ऊंचाई निरंतर विस्तार पा रही है। हम उनसे सदैव इस तरह की कविताओं की अभिव्यक्ति नेमा दर्पण पर चाहते हैं। काव्यांजलि आगे भी ऐसे प्रयोग करती रहेगी। वरिष्ठ कवि कृष्ण कुमार नेमा सीहोर ने अपने गीत, गज़ल और बुंदेली कविता के माध्यम से अपनी संस्कृति और उसमें छिपे हुए सौंदर्य से पर्दा उठाकर हमारे सामने रख दिया। साथ ही अपने आसपास जो छूट रहा है, जो बिखर रहा है, जो लुप्त हो रहा है, उसकी हमें कविताओं के माध्यम से खबर दी है। उन्हें आप ज़रूर दोबारा पढ़ें। एक गीत की दो पंक्तियां यहाँ देखिए वानगी के तौर पर। कह रही एक चिरैया भैया, कह रही एक चिरैया भैया, काटो ने हरियाले पेड़। कह रही एक चिरैया भैया, काटो ने हरियाले पेड़। वाह! दीक्षा संदीप नेमा ने भी प्रकृति से जुड़े एक बालक के बहाने अर्थमान कविता सुनाई। कविता विमर्श, महिला विमर्श और सवाल करती स्त्री चेतना की कविताओं का बार बार पाठ किया। जो उनके भीतर उद्वेलन है, एक अपनी अस्मिता के लिए, अपनी स्थिति के लिए, अपने जो आत्मसंघर्ष उन्होंने महिला या स्त्री जीवन के में दिखाया है, वो बेहद प्रशंसनीय है। नारी सशक्तिकरण, कर्म और अंत में अपने माता पिता को जो संबोधन उन्होंने किया है, ये बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। उनकी सभी कविताओं में एक गहरी छाप उनके व्यक्तित्व की आती है, मिलती है। राम नेमा ने अपने आकर्षक मंचीय अंदाज से काव्यांजलि को सरस और मादक बनाए रखा। पिता पर केंद्रित उनकी कविता में प्रयुक्त बिंबों ने उनके कविता पाठ को उल्लेखनीय बना दिया था। मैं ठीक ठाक बता पा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मैं तो पढ़ूंगा पूरा जो मैंने लिखा है। कमलेश दोषी कमल
ने अपनी कविता आओ हम सब दीप जलाएं तथा बेटियां जब प्रस्तुत की तो जैसे एक हम सब उसमें रम गए और बहुत भावपूर्ण कविताएं थी। उन्होंने अपने सुंदर दोहों का भी जो पाठ किया, उनके पास जो विविधता है वो बहुत आकर्षित करती है। संगीता नेमा ने कोरोना पर, देश पर, देवी दर्शन पर बहुत सार्थक और अर्थवान कविताएं पढ़ी, किंतु सबसे यादगार कविता उनकी होमवर्क रही। आप पढ़ेंगे तो आप भी उसे याद करेंगे, जो आज के मध्यम वर्गीय समाज के बच्चों के जीवन की एक कड़वी सच्चाई बन गई है। यह कविता हमारे भीतर चल रही आधुनिकता की दौड़ को भी उजागर करती है। संगीता नेमा ने युवा कवि सौम्या नेमा की दृष्टि समय के साथ जीवन मूल्यों को लेकर आगे चलने की है। हॉस्टल में रहकर उसे यह एहसास हुआ कि माँ के सामने करेले की सब्जी के लिए वो कितनी बार मना कर देती और लड़ती, लेकिन जब हॉस्टल में खाने लगी तो हॉस्टल में खाने भी लगी और जब घर आई तो उसने स्वयं कहा कि माँ करेले की सब्जी। शायद ये यथार्थ के गहरे एहसास की कविता है, गहरे एहसास की इतनी बढ़िया अभिव्यक्ति है जो उदाहरण की तरह मुहावरा बना के पेश की जा सकती है। इसी तरह लॉकडाउन पर उसकी उम्मीद भरी कविता समय की मांग से उपजी हुई है। अपने वजूद को खोजती सौम्या की पारदर्शी अभिव्यक्ति हमें आश्वस्त करती है कि वे एक बहुत प्रखर और उन्नत कविताओं के साथ हमारे सामने पेश होंगी। मेरी शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति का गौरव गान, देश प्रेम और अपने समय को वाणी देते हुए आशीष नेमा ने गीत और कवित्व के माध्यम से सस्वर बड़ी आकर्षक प्रस्तुति दी, जिसे बार बार सुनने को मन करता रहा। अगर कविता की परिभाषा दिल से दिल तक की बात है तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण अंजलि की कविताएं हैं। अगर कविता की परिभाषा दिल से दिल तक की बात है तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण अंजलि की कविताएं हैं। अंजलि नेमा ने अपनी माँ पर अत्यंत भावपूर्ण कविता सुनाकर सबके हृदयों को झंकृत कर दिया था। फिर उसी स्तर की पिता और पारिवारिक संबंधों पर अच्छी और प्रौढ़ कविताएं सुनाई। इस नई कवि की सोच और कल्पना की उड़ान बहुत विस्तृत है, ऊंची है। काव्यांजलि में आए इन नवांकरों में से अंजलि की प्रस्तुति ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। मुझे उसको शुभाशीष और आशीर्वाद देना है। भारती नेमा जबलपुर नेमा दर्पण की संचालक भी है और कलाकार व कवि भी। प्रकृति और परिवेश के प्रति जागरूक उनकी कविताएं सार्थक और सराहनीय भी हैं। यहाँ कवि अपने आसपास के परिवेश से परिचित है और उस पर अपनी मुखर प्रतिक्रिया बार बार देता है। यहाँ कविता उनकी सजगता को प्रमाणित करती है। कविता संबंधी दृष्टिकोण बिल्कुल बदला है जब वो इस एकांत में हूँ शीर्षक कविता हमें सुनाती है। ये बेहद बेहतरीन कविता है। ऐसी कविताएं खुद को खोजने में हमारी मदद करती हैं और जिंदगी की आसान राह भी हमें दिखाती हैं। कविता मन की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तृप्ति नेमा माहुले ने हिंदी के लोकप्रिय छंदों, विशेष रूप से विधाता छंद और मुक्तक छंदों का मधुर कंठ से पाठ किया। नकारात्मकता से दूर इनकी रचनाएं सकारात्मकता की वाहक के रूप में श्रोताओं पर अमिट छाप छोड़ती हैं। तृप्ति नेमा ने उम्मीद बंधाई है कि इस अकविता के दौर में गद्य कविता के समय लयता की धार अभी सूखी नहीं है और सूख नहीं पाएगी। आत्मकथ्य के रूप में आया उनका यह छंद कि वेदना या व्यथा या वेदना से भी परे मैं प्रीत लिखती हूँ, दिलों को जीत जाने की कला की रीत लिखती हूँ, उनके सृजन और सरोकार का हलफनामा है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। राजेंद्र नेमा ने अपनी कविताओं के माध्यम से नेमा समाज और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से हमें यूं जोड़ा कि हमें स्वयं पर और अधिक गर्व महसूस होने लगा कि अरे हाँ, हम इतने संस्कार और परंपराओं से समृद्ध हैं।
श्री किशोरी लाल नेमा समाज के शिरोमणि कवि हैं। 30 जून को वे 93 वर्ष के हुए। उनके सम्मान में नेमा दर्पण काव्यांजलि कार्यक्रम उन पर समर्पित रहा। करेली नगर के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने, जिनमें अजय नेमा मीत, सुरेश नेमा, श्री पीडी नेमा, केदार नेमा और अन्य बहुत सारे लोगों ने, विजय नेमा जी ने उनका सम्मान किया। नेमा दर्पण की ओर से अजय नेमा मीत ने उन्हें शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। फिर उन पर अपनी और उनकी रचनाओं का सस्वर पाठ किया, जो बेहद प्रभावशाली और मर्मस्पर्शी था। डॉक्टर संगीता नेमा की पति पत्नी संबंधों में बराबरी पर लिखी कविता बहुत प्रेरक रही। अन्य कविताएं सूक्ति वाक्यों से भरी प्रेरक और राह दिखाती कविताएं लगती हैं। शिक्षक होने के नाते वे नसीहत देने वाली कविताएं अधिक लिख पाती हैं, स्वाभाविक है। उन्होंने मशहूर अंग्रेजी कवि H.W. लॉन्गफेलो की मशहूर कविता द रेन इज़ ब्यूटीफुल का सुंदर अनुवाद पाठ किया, जो एक उपलब्धि रही। मैं यहाँ एक प्रस्ताव रखता हूँ कि देश में जो विभिन्न भाषाओं की अमर कविताएं हैं, अंग्रेजी की अमर कविताएं हैं, उनके अनुवाद भी इस काव्यांजलि में बार बार पेश किए जाएं। प्रीति नेमा ने अनेक विषयों पर केंद्रित मुक्तकों का लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास की तर्ज पर सस्वर पाठ कर श्रोताओं को जोड़ लिया। बेटी पर, पति पत्नी संबंधों पर सुंदर उनके मुक्तक यादगार बन गए। नई पीढ़ी अपने समय की प्रतिनिधि होती है, उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अमन नेमा अमरवाड़ा की कहन एक अलहदा प्रभाव छोड़ती है। उनकी माँ की ममता से जुड़ी 2 कविताएं और हालत तथा रौनक कविता बहुत अच्छी लगी, आकर्षक है और यादगार। कोरोना को लेकर आत्मविश्वास से भरी उनकी ये पंक्तियां भी सुनने लायक हैं। सुनिए। आया जो बुरा वक्त तो उसे बीतना होगा, घर से निकला हूँ तो इसे जीतना होगा। इस निराशा भरे माहौल में आशा भरी ऐसी कविताओं की किसी जरूरत नहीं है। दक्षिण भारत में त्रिशूर केरल की निवासी अर्चना नेमा ने अनेक विषयों पर बहुत मुस्कान के साथ कविताओं का पाठ किया। बेहद आनंददायी ये कविता पाठ था। चूँकि वे गणित की शिक्षिका हैं, इसलिए उन्होंने अंकों को लेकर भी एक 0 शीर्षक से कविता सुनाई। प्रकृति को लेकर भी उन्होंने सुंदर प्रस्तुति दी। एक महत्वपूर्ण कविता जो व्यापक कविता है, गौरैया के लुप्त हो जाने की टीस किसे नहीं है। टिड्डी दल के आने पर उन्होंने यह गौरैया हमें फिर याद दिला दी। इसके लिए वे बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हैं। नीरज नेमा नीर को एक योग्य कवि होने के लिए अपने समय के साहित्य को अवश्य पढ़ना चाहिए। हमें आशा है कि अगले चरण में भी और बेहतर कविताओं के साथ लौटेंगे। एक विराम लेता हूँ, अब इस थोड़े से और हैं। मधु नीमा, वीना नायक, संजय नेमा, आदित्य नेमा, ये तो मैं बोल चुका हूँ इन पर। अनुज नेमा, हाँ ये हो गया है मेरा। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जो इस कार्यक्रम को मेरा साथ दे रहे, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। श्वेता है, डॉक्टर कृष्ण कुमार नेमा जी, मेरा आपको सलाम। किशोर नेमा, ब्रजेश नेमा, लघु कथाकार, लघु कथाओं का भी ये कार्यक्रम होना चाहिए। ब्रजेश नेमा, नीता नेमा, दिलीप नेमा, नितेश, अलका नेमा, माधुरी नेमा, भोपाल, दीपक, सूर्यांश में तो बहुत क्षमता है, एक गुणी व्यक्ति है, कलाकार है। विनोद नेमा, दीपा, पीडी गुप्ता जी, दिनेश नेमा, डॉक्टर आशा मेहता जी, आपने तो एक यादगार कार्यक्रम हमें दिया। नीता नेमा, सुषमा भाभी, केशव भाभी, बड़ी भाभी को आप चरण स्पर्श, इनकी प्रेरणा और इनकी जो इनकी हमें छोटी छोटी नुस्खे जीवन के हमें मिले हैं, उन सब से ही मैं बना हूँ। और नेहा नेमा, अभिषेक नेमा, सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे संग हैं। मैं इसका अंतिम चरण लगभग पहुंच गया हूं, 56वां है तो बस पहुंचता हूं, ज़्यादा नहीं।
जब हिंदी के यशस्वी साहित्यकार और नेमा समाज के वरिष्ठतम मनीषी प्रोफेसर गोपी वल्लभ नेमा और उनकी बड़ी बेटी आशा मेहता जी ने काव्यांजलि में 2 पीढ़ियों का नया आयाम पेश किया। आशा जी ने अपनी पिता के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देते हुए उनकी कविता का पाठ किया। स्वयं आशा जी की कविता में विविध विषय वैविध्य है, जिसमें पुरुषोत्तम, मेरे मन में, महिला सशक्तिकरण, सुख दुख, चुनौती आदि कविताएं, अनेक प्रेरक कविताओं का पाठ किया। ये कविताएं जीवन के, आस्था के और प्रेम के गीत गाती हुई सी लगती हैं। उनकी कविताओं में शब्दों का जो संयोजन है वो भी विरल है। उन्हें मैं बधाई देता हूँ। प्रज्ञा गुप्ता जी एक सजग, संवेदनशील और सधी हुई कवि हैं, जो अपने इर्द गिर्द फैले त्रासद जीवन से अपनी कविता के तत्व खोज लेती हैं। बंजारों पर कविता, मुट्ठी भर सुख, कामकाजी महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारियों को ढोती मजदूरन कविता, ट्यूशन में मनुष्य की वेदना के बेहद मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किए उन्होंने, तो मन द्रवित हो गया। और लोकतंत्र का सूरज कविता के माध्यम से जो भ्रष्टता और अनैतिकता से बचने का आह्वान है वह भी भावपूर्ण है। उनकी संप्रेषण की कला अनूठी है, इसीलिए ये सभी कविताएं सफल कविताएं मानी जाती हैं। आशुतोष नेमा के उत्साह में कोई कमी नहीं है, लेकिन मंच की फूहड़ कविता के आकर्षण ने उससे पहले उन्हें बचना चाहिए, तब मौलिक कविता उनमें संभव होगी। नवीन नेमा हर्रई एक अनुभव संपन्न युवा कवि हैं। उन्होंने गीत, गज़ल, छड़िकाएँ और कविताएं लिखी हैं। उनमें सामर्थ्य है, लेकिन उसे सृजनात्मक कविता की ओर ले जाना होगा। वक्त और समय उनका इंतज़ार कर रहा है। अतुल नेमा ने बिटिया पर, किसान पर बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। अतुल की प्रस्तुति सधी हुई है, किंतु जब वे उर्दू बोलने का प्रयास करते हैं तब वे लड़खड़ा जाते हैं। उन्हें समझना होगा कि अपनी मातृभाषा के इतर दूसरी भाषा कविता के लिए कभी सहज नहीं हो पाती है। आयुषी नेमा जबलपुर कविता के प्रति आयुषी की लगन और उत्साह यह आश्वस्ति देती है कि अगली श्रृंखला में वह अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों के साथ हमें चौंकाएंगी। उसे मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और निश्चित रूप से वो एक अच्छी कविताओं के साथ हमें मिलेंगी अगली बार। अजय तुलसी जी ने हमारे बहुत वरिष्ठ कवि हैं और वो कवि ही नहीं है, एक स्कूल है, एक पूरा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत लोगों के, इस पूरे इलाके के लोगों को साहित्य और संस्कृति की एक तरह से धुरी बनकर सबको साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले अपनी कविता यात्रा का उन्होंने परिचय दिया, जो हम सब भी जानते हैं और प्रेरक भी बहुत है। साहित्य उन्हें विरासत में मिला है। इनके पिता हिंदी के सर्वप्रिय कवि श्री तुलसीराम जी नेमा के काव्य संस्कार स्पष्टता उनमें दिखाई देते हैं। वो एक बहुत बड़े कवि थे, विराट विचार और विराट दृष्टि के कवि थे। उन्होंने बताया कि वे सदैव समाज के भीतर से अपनी संवेदना को अर्जित करके कविता और व्यंग लेखों में रूपायित करते रहते हैं। उनकी बांदरा नामक कविता बहुत यादगार और सार्थक रही, जो एक बड़ा व्यापक अर्थ भी देते हैं। उन्होंने नरसिंहपुर की सामाजिक सांस्कृतिक प्रकृति को केंद्र में रखकर एक व्यंग लेख का पाठ किया, जिसमें जो आंचलिकता का रंग प्रस्तुत किया वह बेहद अनूठा और आकर्षक था। संतोष कुमार नेमा के बारे में मैं यही कहूँगा कि कहा जाता है कि कविता वो आईना है जो कवि के अंतर्मन को प्रतिबिंबित करता रहता है। संतोष नेमा के लिए यह बात बड़ी सटीक है। वे बहुत पारदर्शी और संवेदनशील कवि हैं। पत्नी की असमय मृत्यु पर लिखी उनकी लंबी कविता तुम चले गए बेहद भावपूर्ण रही। चिड़िया से संवाद, अगम्य, अस्थि कलश और मृत्यु भोज कविताएं सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कविताएं थीं, लेकिन अस्थि कलश ने सभी के मन को झिझोड़ कर रख दिया। नए विचार और वैज्ञानिक दृष्टि और सोच लेकर आई यह कविता एक श्रेष्ठ कविता है। उनके लिए मैं बधाई देता हूँ। नेमा समाज में इस तरह की कविताओं की बहुत आवश्यकता है।
प्रत्येक व्यक्ति को यह कविता अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। वानगी के तौर पर ये पंक्तियाँ देखिए इसी कविता की। बड़ा विरोधाभास है, लेकिन अग्नि स्नान की गई अस्थियाँ आदमी की अपवित्र और अशुद्ध मानी जाती हैं। क्या मानव अस्थियाँ सोने से कम आंकी जाती हैं? अंत में वे कहते हैं, यह सोच की परंपरा कैसी है जिसे मन स्पष्टतया प्रश्नावली से जोड़ता है, हमें कहीं ना कहीं अंदर कुछ तोड़ता है। बहुत प्रश्नाकुल कविता है ये। इस तरह काव्यांजलि की कविताओं के पुनर्स्मरण के बाद मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे बहुत आनंद आया इस पूरी काव्यांजलि यात्रा में। जब कविता पहले पाठ के बाद दूसरी बार आनंद दे तो समझ लेना चाहिए कि वह सफल कविता है। अतः आप सब कवि निस्संदेह सफल कवि हैं। अपनी तरफ से और मैं क्या कहूँ, बस इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप अपने भीतर ये यकीन करें कि आप कवि हैं। आप कवि हैं तो सबसे पहले अपने आप से पूरे यकीन के साथ कहें कि हाँ मैं कवि हूँ, क्योंकि संसार में कवि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अनेक ग्रंथों में तो कवि को ईश्वर कहा गया है। दरअसल कवि कर्म मानव चेतना का सर्वोत्तम कार्य कहलाता है। कविता जीवन की राह में हमें सदैव मनुष्यत्व की ओर ले जाती है, हमें आशावादी बनाती है, मुश्किल के दौर में हमारा संबल बनती है और नए जीवन की अंतर्दृष्टि देती है। जो सतह पर नहीं दिखता, कविता उसे गहराई में जाकर देखने की सामर्थ्य हमें देती है। इसीलिए संसार में कवि दृष्टा और सृष्टा दोनों होता है। जहाँ तक कवि के जीवन का प्रश्न है तो मित्रों, ये बात तो आपको साफ साफ समझ लेनी होगी कि आमतौर पर कवि एक दुखी और बेचैन व्यक्ति होता है, जिसमें निरंतर दूसरे के दुख में दुखी होना और समय के प्रति प्रश्नाकुल बने रहना बधा हुआ है। पुराणों में फीनिक्स नाम का एक पक्षी है, अनल भी कहते हैं उसको, उसकी उपमा कवि से की गई है। वह जलता रहता है और जब पूरा जल जाता है तो फिर उसी राख से फिर पैदा हो जाता है। महात्मा कबीर जो मेरे आदर्श हैं और मेरी प्रेरणा स्रोत हैं, उन पर मैंने अनेक व्याख्यान दिए हैं और मैं उनको कवि का आदर्श मानता हूँ। उन्होंने कवि की एक परिभाषा दी हुई है। देखिए, अनल आकाशा घर किया, दोहा है कि अनल आकाशा घर किया मध्य निरंतर वास। पहले सुनिए, अनल आकाशा घर किया मध्य निरंतर वास, वसुधा व्योम बिगता रहे बिन ठाहर विश्वास। अनल आकाशा, अनल नाम का वो फीनिक्स पक्षी है, वो अंतरिक्ष में रहता है। कहाँ रहता है? मध्य में रहता है। धरती और आकाश, जीवन और लोक और परलोक के बीच में रहता है। उसे उस परलोक की भी फिक्र होती है और लोक की भी फिक्र होती है। उसे कवि कहते हैं। वो धरती भी देखता है और आकाश यानी परलोक भी देखता है। वसुधा व्योम विकता रहे, वो उसको देखता तो है लेकिन उसका विश्वास कभी डिगमगाता नहीं है। वो उस ईश्वर पर, उस सर्वशक्ति पर उसका जो विश्वास है वो अडिग रहता है। वो जो आस्थावान होता है, कवि संपूर्ण आस्थावान होता है। एक बहुत श्रेष्ठ कविता कवि की है। कवि के सरोकार के बारे में भी कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार खाबे और सोबे, और दुखिया दास कबीर जागे और रोबे। तो अगर आप कवि हैं तो आपको दुनिया के जो सुख शांति हैं उनको नहीं देखना है, आपको जागना है और रोना है। ये रोना कवि की वह संवेदना का तत्व है, संवेदनशील मन का तत्व है। दरअसल कविता एक दिल के एहसास को अन्य दिलों के एहसास को तक पहुंचाने का एक पुल है, और इस पुल के लिए कवि की सजगता और सक्रियता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब में ऐसी सजगता और सक्रियता निरंतर बनी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अगले काव्यांजलि तक के लिए विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात महत्वपूर्ण जो हमें कहनी है इस समीक्षा या विचार गोष्ठी के
समापन पर कि हमारा एक भाई समाज का एक अकस्मात दुर्घटनाग्रस्त है। बिजली की तारों से उसको करंट लगा है। जबलपुर में महाकौशल अस्पताल में वो भर्ती हैं। उनकी प्लास्टिक सर्जरी हो रही है और हम सबको यथासंभव यथाशक्ति उनकी सहायता करनी है। उन्हें 4-5 लाख रुपए की आवश्यकता है। मैं अपनी तरफ से भी उन्हें कुछ राशि जो मैं भेज रहा हूँ, लेकिन आप सबसे भी कि आप अपने जो आप पे संभव हो वो प्रभु नारायण जी से उनका जो संपर्क है, कहाँ भेजना है, उसको भेजकर आप एक तरह से हम एक छोटा सा सहयोग अपनी तरफ से, हमें लगे कि एक दुख में किसी के दुखी होना यही एक कवित्व भी है, यही कवि का स्वभाव भी है और ये कवि की पहचान और परख भी है। मैं आप सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद मेरी तरफ से। प्रभु नारायण जी ने एक जो महायात्रा कविता की है, इसके लिए तो अब उन्हें क्या कहूँ, उन्होंने एक हमें एक ऐसा मंच दिया है जिस पर अब हम नेमा समाज में एक साहित्यिक विकास की एक नई अभियान पर निकलेंगे और निश्चित रूप से निरंतर इसमें प्रगति होगी। आप अनेक उपलब्धियां और इसमें बढ़ती चली जाएंगी। मैं सिद्धार्थ गुप्ता जी का उनके साथ सहयोग, बहुत सारे लोगों के तो नाम मैं वहाँ जानता नहीं हूँ जो इनके नेपथ्य में हैं। इनके होता भी यही, फिल्म में उन लोगों के नाम नहीं आ पाते जो पर्दे के पीछे होते हैं। दिनेश जी ने तो बहुत काम करते हैं, साथ में हैं और भी लोग हैं। मैं उन सब को जो अनाम है मेरे लिए, उन सब को मैं आज खूब बधाई देता हूँ। और मैं जो नहीं बोल पाया, किसी के बारे में जो गलत बोला, उन सब के लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि मैं तुरंत में कुछ नोट्स बनाता गया उनकी वीडियो देख के और तुरंत जो मन में आया वह लिखा है। ज़्यादा सोचने का मेरे पास ना समय था और ना ही सोचा जाता है कविता पढ़ के। कविता वास्तव में सोचने की चीज ही नहीं है, वो तो दिल पर लगती है। अगर वो दिल पर जो लगी हुई है उसको अनुवाद हो जाता है, तो ये वास्तव में दिल के प्रभाव जो आए हैं इन कविताओं के, उनका अनुवाद है और वही अनुवाद में सत्य रूप से आपके पास पहुँच कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये धन्यवाद ममता हमारी लाडली आई है, उसने उसको बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। सीमा है, अतुल नायक पुणे से आए हुए हैं, मैं उनको भी उसको थैंक यू कहता हूँ। और अनीता, अरे अनीता लाडली है हमारी, लड़ती है। और अनीता से मैंने कहा था कि मैं बहुत मेहनत करके जा रहा हूँ, उसने मुझे बहुत जाने से पहले हौसला दिया। अनीता को मैं थैंक यू कह देता हूँ। चलो आज बहुत पहली बार राजेंद्र गुप्ता भैया, आज रज्जू भैया भी मुंबई से हमें देख रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। वो मुझे अक्सर बहुत प्रोत्साहन देते हैं ये कह के कि मैं कभी भी कहीं भी तुम्हें जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे पास पहुँच गया। मुझे आज भाभी, गायत्री भाभी से तो हम फेसबुक पर मिलते रहते हैं, आज रज्जू भैया भी मिले, बहुत अच्छा लग रहा है आपका होना। मुझे लगा हम मेघ के लोग बाद में जो हम, आपने देखा होगा कि मेघ में जो सर्जना और सृजन के प्रति जो एक अभिरुचि है, जो लगाव है, वो निरंतर बढ़ रहा है। ये देख के हम सबको बहुत प्रसन्नता हो रही, रज्जू भाई को भी हो रही होगी, संगीता और शरद भैया को भी मैं, शरद नेमा को धन्यवाद देता हूँ। और सभी लोग जो इसमें मैं नहीं कह पाया, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने इसमें ज़रूर जिनके बारे में आप कह पाए हों, तो मैं चाहता हूँ कि इन सारे लोगों को जो 60-62 लोग हैं, 63 कभी हम लोग आ पाए, इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है मेघ का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है। मैं इस कहने में चूकता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेघ से हूँ, मेघ की माटी ही है जो बोल रही है।
मेघ की खुशबू है जो मेरे साथ है। मैं एक गांव से 1968 में 65 में जब निकला था, 68 में 1968 में, तो 11 जुलाई को मैं निकला था। तो मैं एक रुमाल में थोड़ी सी मेघ की मिट्टी लाया हूँ। मैं सचमुच कह रहा हूँ, मैं उस मिट्टी को हमेशा स्पर्श करता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली आया हूँ तब से मेरे पास वो मिट्टी है। कहने का अर्थ केवल ये है कि मैं अपने गर्व करता हूँ मेघ पर। मैं एक के सारे लोगों से कहता हूँ कि जब भी ज़रूरत हो कविता के बारे में मुझसे पूछने के लिए, आप लोग, मेरा घर खुला है, मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरा फ़ोन खुला है, आप आइए और मुझसे जो चाहे सलाह लें। और भी सभी नेमा कवि जो है, जिनको भी जो भी झिझक, बिना संकोच मेरे पास आए, जो मुझ पर बनेगा, मैं उनकी कविता की परिष्कार के लिए काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और प्रभु जी को सबसे बाद में पुनः नमस्ते। जय हो। मैं फिनिश कर दूं क्या? हेलो।